नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप IAS में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 16 अप्रैल 2024 के समाचार विश्लेषण को प्रस्तुत कर रहे हैं। और जैसा आप जानते हैं कि हमारा समाचार विश्लेषण प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के जो आर्टिकल हैं उनके विभाजन के रूप में रहता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल हैं जो मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में हैं। साथ साथ हमारा एक और सेक्शन है जिसको हम रिविजिटेड हेडलाइंस के नाम से जानते हैं, यानी कोई समाचार लगातार चर्चा में रहता है उसको भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो पहले अगर हम 4 आर्टिकल की बात करते हैं तो ये चारों आर्टिकल हमारे मुख्य परीक्षा के संदर्भ में हैं। पहला, आर्कटिक क्षेत्र में भारत के द्वारा अपनी स्थितियों को लगातार जो विस्तार दिया जा रहा है, खासतौर से भारत के द्वारा एक विंटर मिशन वहाँ पर अभी हाल फिलहाल में समाप्त किया गया है। तो किस कारण से किया गया, क्या उसका महत्व है, वो हम प्रमुख रूप से देखेंगे। दूसरा आर्टिकल अगर हम प्रमुख रूप से देखें तो ये माना जा रहा है कि जो एविएशन इंडस्ट्री है, यानी अगर हम नागरिक उड्डयन क्षेत्र की बात करते हैं या हवाई यातायात की अगर हम सामान्य तौर पर बात करें, तो वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है वो काफ़ी एक बड़ा हिस्सा वैश्विक जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन है उसमें योगदान करता है, लेकिन अभी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो उसके कुछ आंकड़े प्रमुख रूप से हम देखेंगे। एक और आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है ऑपरेशन मेघदूत के संदर्भ में, जिसके माध्यम से भारत ने सियाचिन ग्लेशियर पर अपना नियंत्रण मजबूत रूप में स्थापित किया था। और आप देखें तो इसके 40 साल अभी इसी साल यानी 13 अप्रैल को ही पूरे हुए हैं। तो यहाँ पर ये 40 वर्ष की जो एक स्थिति है उसके संदर्भ में हम देखेंगे सियाचिन ग्लेशियर का महत्व किस रूप में है। एक और यहाँ पर अगर हम देखें तो आर्टिकल मुख्य परीक्षा का है, ये हाइड्रोकार्बन। खास तौर से अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम हाइड्रोकार्बन का प्रमुख रूप से यहाँ पर कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि उसका जो एक्सट्रैक्शन किया जाता है, उसका जो भी एक तरह से निष्कर्षण किया जाता है वो किस रूप में रहता है। तो उसकी एक प्रक्रिया या उसके जो अलग अलग कुछ महत्वपूर्ण भाग हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। प्रारंभिक परीक्षा में आप देखें तो एक ही आर्टिकल है और ये प्रमुख रूप से जो हमारी खाद्य मुद्रास्फीति है, यानी अगर हम बात करते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी अगर हम प्रमुख रूप से बात करते हैं कि जो थोक मूल्य सूचकांक है तो उसमें जो खाद्य वस्तुएं होती है बड़ा योगदान करती हैं। और खाद्य वस्तुओं के मूल्य की अगर वृद्धि ज़्यादा होती है तो पूरी मुद्रास्फीति जो थोक मूल्य सूचकांक की वो बढ़ सकती है। तो इसी के संदर्भ में हम देखेंगे। रिविजिटेड हेडलाइंस में हम देखेंगे जो भारतीय जहाज पकड़ा गया है ईरान की तरफ से, उसमें जो भारतीय मूल के 17 लोग हैं उनकी सुरक्षा के संदर्भ में किस तरह से स्थितियां बन रही हैं और ईरान की तरफ से भारत को अनुमति दी गई है कि वो अपने नागरिकों से मिल सकता है। तो हम देखेंगे इसके संदर्भ में। तो सबसे पहले आज की चर्चा को हम प्रारंभ करते हैं अपने पहले आर्टिकल से और ये आर्कटिक क्षेत्र के संदर्भ में है। देखिए, जब भी हम आर्कटिक क्षेत्र की एक तरह से बात करते हैं तो आर्कटिक क्षेत्र का मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक ऐसा हिस्सा हुआ जहाँ पर प्रमुख रूप से माना जाता है कि जो भी यहाँ पर जो भी अलग अलग देश या अलग अलग क्षेत्रों में जो भी कह सकते हैं व्यापारिक या आर्थिक घटनाएं एक तरह से हो रही हैं, उसमें महत्वपूर्ण रूप में अगर हम ये देखना चाहते हैं कि जब भी भारत की तरफ से प्रयास किया जाता है, जैसे कि अगर हम आर्कटिक क्षेत्र की बात करें या अंटार्कटिक क्षेत्र की बात करें, जैसे यहाँ पर आप देखें तो अंटार्कटिक क्षेत्र का हिस्सा दिया गया है भारतीय स्टेशन, जो एक तरह से भारत का स्टेशन है। अगर हम अंटार्कटिका की बात करें तो अंटार्कटिका के संदर्भ में हमारा जो अध्ययन है उसके बारे में तो बहुत कह सकते हैं विस्तार पूर्वक या बड़े पैमाने पर हम बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे हम उत्तरी ध्रुव की बात करते हैं, हम नॉर्थ पोल की एक तरह से बात करते हैं, तो आर्कटिक का जो क्षेत्र है वहाँ पर अध्ययन के संदर्भ में स्थितियाँ आप देखें भारत के द्वारा बहुत लंबे समय से अभी एक तरह से विस्तारित नहीं की गई हैं। और आप देखें तो इसके संदर्भ में प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी माना जाता है कि 1996 के बाद ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप में आगे बढ़ी। कारण क्योंकि ये वही साल है जब 1996 में आर्कटिक परिषद की स्थापना की गई थी 8 देशों के द्वारा मिलकर। तो इस आधार पर माना जा रहा है कि 1996-97 के बाद आर्कटिक क्षेत्र में स्थितियों को लेकर, चाहे आर्थिक रूप में बात करें या आर्कटिक क्षेत्र का व्यापारिक रूप में उपयोग के संदर्भ में, वो स्थितियां महत्वपूर्ण रूप में आगे बढ़ाई गई। तो अंटार्कटिका क्षेत्र में स्थितियां भारत मजबूत कर रहा था, चाहे अनुसंधान के संदर्भ में भारतीय हमारा स्टेशन है जो संचालित हो रहा है। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि भारत का पहला रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका में कौन सा था, उसका नाम एक तरह से जो सबसे पहला था वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ पर आर्कटिक क्षेत्र का हम अध्ययन प्रमुख रूप से या उसके संदर्भ में अलग अलग बातें क्यों कर रहे हैं। सामान्य तौर पर होता ये है कि आर्कटिक क्षेत्र में जब भी हम किसी भी तरह के वैज्ञानिक अध्ययन की बात करते हैं तो वहाँ पर माना जाता है कि गर्मी के समय जब एक तरह से बर्फ़ की स्थिति थोड़ी सी कम रहती है, ज़्यादातर एक तरह से रिसर्च यहाँ पर उसी समय किए जाते हैं सामान्य तौर पर। लेकिन अगर हम एक तरह से सर्दियों की बात करते हैं तो सर्दी में आप देखें तापमान की स्थिति काफ़ी विषम हो जाती है, रहना लगभग असंभव रहता है। तापमान आप देखें माइनस के बहुत ज़्यादा नीचे रहता है। तो ऐसी स्थिति में रिसर्च के लिए जो सर्दी का समय है वो काफ़ी कठोर माना जाता है। लेकिन भारत ने पिछले दिसंबर में अपना एक एक्सपेडिशन आर्कटिक क्षेत्र में भेजा जो विंटर में वहाँ पर अध्ययन कर रहा है। और आप देखें तो ये मिशन अभी समाप्त हुआ है
और ये अभी एक तरह से आप देखें मार्च 2024 में वापस आया है। तो हमने सर्दियों के समय वहाँ ये जो अनुसंधान किया, ये पहली बार ऐसा है कि हमने आर्कटिक क्षेत्र में हमारा जो हिमाद्री एक तरह से स्टेशन है, वहाँ पर अपना जो अध्ययन है वो पहली बार विंटर में भी मजबूती से किया है। गर्मियों में तो हमारा स्टेशन सक्रिय रूप में काम करता ही है, ये हमारा पहला एक तरह से विंटर मिशन है। तो यहाँ पर अगर हम विंटर मिशन संचालित कर रहे हैं तो ऐसी कौन सी स्थितियाँ हैं जिसमें भारत इस जगह पर अपने विंटर मिशन को संचालित करने के लिए एक तरह से प्रेरित हुआ? क्योंकि आप ध्यान रखें, राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान जो केंद्र है उसके द्वारा आर्कटिक क्षेत्र में प्रमुख रूप से जो शीतकालीन मिशन है उसको प्रारंभ करने के लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं प्रयास नहीं किए जा रहे थे। लेकिन पिछले साल हमने अगर ये एक्सपेडिशन किया तो क्या एक तरह से उद्देश्य थे? तो अगर हम सर्दी में अपना मिशन कर रहे हैं तो यहाँ पर 3 बड़े कारण इसके लिए दिए गए हैं। पहला तो वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक ये है कि जब तापमान बहुत निम्न स्तर पर रहता है, यानी माइनस के काफ़ी नीचे रहता है, तो ऐसी स्थितियों में एक तरह से आप मानकर चलिए कि जो भी जलवायु परिवर्तन की स्थितियां हैं या जो भी आर्कटिक में एक तरह से ग्लेशियर की हानि हो रही है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, उन सब का अध्ययन बेहतर रूप में हो पाता है। तो माना जाता है कि सर्दी के समय चाहे आर्कटिक हो चाहे अंटार्कटिक हो, वहाँ पर जो भी अध्ययन की स्थितियाँ उनको आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो भारत ने पहला उद्देश्य तो वैज्ञानिक रूप में देखा कि हम यहाँ पर अपना अध्ययन इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि बेहतर रूप में डाटा हमें प्राप्त हो पाएगा। दूसरा अगर हम देखें तो आर्कटिक क्षेत्र का समुद्री मार्ग के रूप में जो उपयोग है उसकी स्थितियाँ एक तरह से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप ध्यान रखें कि चीन को एक तरह से रूस की तरफ से जो नॉर्दर्न एक तरह से आर्कटिक का क्षेत्र यानी आर्कटिक का जो भाग है वहाँ पर व्यापारिक मार्ग में उपयोग करने के लिए अनुमति दी गई है। और भू राजनीति में आप देखें, चीन को अगर इस तरह की अनुमति मिली हुई है तो भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम आर्कटिक में एक तरह से व्यापार के संदर्भ में स्थितियों को देखें तो आर्कटिक में प्रमुख रूप से अगर हम व्यापार के संदर्भ में स्थितियाँ देखें तो ये जो आप ग्रीन कलर देख रहे हैं, तो ये ग्रीन कलर प्रमुख रूप से आप देखें ये आर्कटिक एक तरह से ब्रिज का भाग है, या नॉर्दर्न अगर हम सी रूट की प्रमुख रूप से बात करते हैं, आप इस ग्रीन को देखिए, यह नॉर्दर्न सी रूट है। तो ये एक तरह से उत्तरी समुद्री मार्ग है। और ये उत्तरी समुद्री मार्ग अगर हम देखें ध्यान से, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये अगर मार्ग एक तरह से देखें तो रूस का जो उत्तरी भाग है वहाँ पर पूरी तरह से गति एक तरह से करे नहीं, यहाँ से यहाँ ट्रैवल करेगा। तो यहाँ से माना यह जा रहा है कि अगर हम यहाँ पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो अगर हम नॉर्दर्न सी रूट की बात करते हैं तो ये आर्कटिक कोस्ट जो एक तरह से रूस का है, यानी रूस का जो उत्तरी भाग है उसको प्रमुख रूप से आप देखें वहाँ पर इसको उपयोग किया जाएगा। अब ये जो पूरा भाग है ये हिस्सा आप देखें तो एशिया का और ये आपका यूरोप का, तो यूरोप और एक तरह से एशिया का जो भाग है उसको जोड़ने में एक तरह से ये काफ़ी हद तक मदद करेगा। आप ध्यान रखें, सामान्य तौर पर यूरोप एशिया को जोड़ने के लिए जो मार्ग उपयोग किया जाता है वो क्या है, स्वेज कैनाल का। तो अगर आप यूरोप से एशिया की तरफ जाना चाहते हैं, यानी मान लीजिए अगर आप नॉर्वे से आप जाना चाहते हैं मान लीजिए जापान, तो नॉर्वे से अगर जापान सामान जाने वाला है तो सामान्य तौर पर ये स्वेज नहर के मार्ग से जाएगा। और माना जाता है कि स्वेज नहर की जगह पर अगर यहाँ पर आप नॉर्वे जैसे यहाँ पर आप जाना चाहते हैं तो जापान से, यानी अगर आप आर्कटिक मार्ग का उपयोग करके नॉर्वे सामान लेकर जाएंगे तो लगभग आप देखें स्वेज नहर के लिए जो आपका मार्ग 21,000 किलोमीटर का है वो अगर हम नॉर्दर्न सी रूट का यूज़ करें तो केवल 12,800 किलोमीटर है। तो पूर्वी एशिया और पश्चिमी यूरोप उनके बीच की जो दूरी है वो आप देखें तो लगभग यहाँ पर आंकड़ा अगर आप देखें तो लगभग 8 से 9,000 किलोमीटर घट जाती है। तो ये एक बड़ा उद्देश्य है। और अगर हम तात्कालिक रूप में भी देखें तो लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं कि किस तरह से बाबेल मंडब स्ट्रेट में हाउती विद्रोहियों के जो हमले हो रहे हैं तो लाल सागर और स्वेज नहर से जाने वाला जो मार्ग है वो खतरनाक हो गया है। तो अब यूरोप के जो जहाज है वो पूरा अफ्रीका का चक्कर लगा के तब एशिया में जा रहे हैं। लेकिन अगर ये उत्तरी सी रूट यहाँ पर चालू हो जाता है जो प्रमुख रूप से आप देखें रूस के उत्तर से जा रहा है, तो ऐसी स्थितियों में एशिया को यूरोप से यानी पूर्वी एशिया और पश्चिमी यूरोप को जोड़ने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। तो ये भारत के लिए कह सकते हैं बड़ा आधार है। भारत की कोशिश प्रमुख रूप से यही है कि हम आर्कटिक जो समुद्री मार्ग है उसका बेहतर रूप में व्यापारिक उपयोग कर पाएँ। अब क्योंकि चीन इसके उपयोग करने की अनुमति रूस से प्राप्त कर चुका है और उसको धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा है, तो हम उसको लेकर एक तरह से ध्यान रख रहे हैं और इसी आधार पर भारत सरकार भी अपनी स्थिति को यहाँ पर मजबूत कर रहा है। अब ये भी ध्यान रखें, रूस यूक्रेन का जो संघर्ष है उसके बाद भी आर्कटिक क्षेत्र में स्थितियों को लेकर काफ़ी हद तक तनाव बढ़ा है, क्योंकि अगर उत्तरी जो आर्कटिक क्षेत्र का व्यापारिक मार्ग उपयोग बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में आप देखें कि लगभग भारत जैसे कच्चा तेल अगर मान लीजिए सस्ता प्राप्त करना चाहता है तो इस मार्ग का उपयोग करके वो प्राप्त कर सकता है, क्योंकि आर्कटिक क्षेत्र आप देखें हाइड्रोकार्बन का भी बड़ा भंडार माना जाता है।
तो वैश्विक रूप में आप देखें, एक बड़ी यहाँ पर और जो स्थिति बनती है वो रूस के संदर्भ में है, और रूस के संदर्भ में ये प्रमुख स्थिति बनती है कोला प्रायद्वीप के संदर्भ में। तो कोला प्रायद्वीप में माना जाता है कि ये एक तरह का नाभिकीय केंद्र है रूस का, और यहीं पर आप देखें मरमंस्क बंदरगाह भी है जो वर्ष भर खुला रहने वाला बंदरगाह है। तो सबसे उत्तरतम अगर हम देखें जो वर्ष भर काम करने वाले बंदरगाह है विश्व का, वो है मरमंस्क। तो ये जो बंदरगाह है ये साल भर एक तरह से काम करता है। देखिए इसका बड़ा कारण ये रहता है कि जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है उसका गर्म पानी यहाँ पहुँचता है, और उसका ये अगर हम यहाँ पर बात करें, ये इलाका यहाँ पर नहीं, ये तो माना जाता है कि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का जो एक तरह से हिस्सा रहता है, क्योंकि आप देखें कि जो प्रमुख रूप से आपका अगर हम अटलांटिक महासागर की बात करें तो अमेरिका का जो एक तरह से पूर्वी तट से उससे लगती हुई जो एक तरह से गर्म जलधाराएं, खासतौर से नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो यूरोप तक पहुंचता है, वो माना जाता है कि उसका प्रभाव रहता है कि मरमंस्क में ठंडियों के समय में भी आप देखें बंदरगाह में बर्फ नहीं जमती है और ये वर्ष भर काम करता है। तो उस हिसाब से कोला प्रायद्वीप काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो नाभिकीय केंद्र भी एक तरह से है। तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आर्कटिक क्षेत्र में जैसे जैसे एक तरह से व्यापारिक स्थितियां बढ़ेंगी इसका महत्व बढ़ेगा, और कोला प्रायद्वीप एक नाभिकीय केंद्र के रूप में रूस का है, तो कहीं ना कहीं इसकी जो भू राजनीतिक स्थिति है या भू राजनीतिक महत्व है वो भी बढ़ेगा। तो भारत इसीलिए भी आर्कटिक क्षेत्र में अपने आप को मजबूती से आगे रखना चाहता है। और ध्यान रखें रूस के साथ हमारी जो साझेदारी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो उस अनुसार भी हमारी कोशिश ये है कि हम रूस के साथ बेहतर एक साझेदारी कर पाएँ। तो यहाँ पर जिस तरह से पश्चिमी देशों का रूस के साथ अगर संबंध देखें तो बहुत बेहतर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भारत को अपना आर्कटिक क्षेत्र में जो प्रभाव है, खासतौर से उन देशों के साथ में जो सीधे रूस से टकराव में नहीं है, जैसे अगर हम नॉर्वे की बात करें, तो उन देशों के साथ में अगर हम अपनी स्थिति को मजबूत करते हैं या आर्कटिक के अन्य देशों से सहयोग बढ़ाते हैं, तो ये भारत को एक तरह से आर्कटिक क्षेत्र में एक बैलेंस या संतुलन बनाने में मदद करेगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य व्यापारिक और भू राजनीतिक जो उसका महत्व है उसमें अपनी भूमिका को बनाए रखना है। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि जो हम अपने आप को आर्कटिक क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं। अब अगर हम आर्कटिक क्षेत्र में सहयोग की बात करें तो ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल नया है, ये लंबे समय से होता रहा है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो 1920 में पेरिस में स्वालबर्ड संधि हस्ताक्षर की गई थी, और इसके माध्यम से आर्कटिक क्षेत्र में सहयोग को लेकर एक तरह से बात की गई थी। तो ब्रिटिश इंडिया के रूप में हमने वहाँ पर भागीदारी करी थी। 2007 में भारत ने आर्कटिक में सूक्ष्म जीव विज्ञान, वायुमंडलीय विज्ञान और भूविज्ञान की जांच के लिए अपना पहला अनुसंधान मिशन खोला, और उसी के एक साल बाद यानी अगर हम 2008 में देखें तो हमने अपना पहला एक तरह से आर्कटिक अनुसंधान जो आधार है वो आर्कटिक क्षेत्र में हिमाद्री के रूप में स्थापित कर दिया। 2013 में आप देखें हम आर्कटिक काउंसिल जो 1996 में स्थापित हो चुकी है, तो 1996 की जो आर्कटिक परिषद है उसमें भी भारत ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित करी, और 2013 से भारत उसमें एक तरह से एक ऑब्जर्वर के रूप में काम कर रहा है। 2014 में स्वालबर्ड में हमने मल्टी सेंसर मूड वेधशाला और 2016 में एक वायुमंडलीय प्रयोगशाला भी स्थापित की है। तो ये दिखा रहा है कि आर्कटिक क्षेत्र में हमारी जो स्थिति है उसको हम लगातार मजबूत कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक नाम आया है आर्कटिक परिषद, और कई बार हम इसका यहाँ पर अभी डिस्कस कर चुके हैं। तो आर्कटिक परिषद देखिए 1996 में जब अस्तित्व में आई थी तो उसका उद्देश्य यही था कि आर्कटिक क्षेत्र में जो भी लोग रहते हैं या अगर बाहरी देश भी एक तरह से उसमें मान लीजिए ऑब्जर्वर के रूप में शामिल होते हैं, तो उनमें आपस में सहयोग बढ़ाकर आर्कटिक का शांतिपूर्वक बेहतर रूप में उपयोग सुनिश्चित किया जाए। तो आर्कटिक क्षेत्र में आप देखें कि यहाँ पर 8 जो देश हैं वो इसके परमानेंट सदस्य हैं, स्थायी सदस्य माने जाते हैं। इनमें कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन और यूनाइटेड स्टेट यूएसए शामिल है। तो ये 8 अगर हम यहाँ पर देखें तो ये इसके स्थायी सदस्य के रूप में रहते हैं, प्रमुख जो परमानेंट सदस्य हैं। इसके अलावा 38 अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑब्जर्वर है जिसमें देश भी शामिल है, साथ साथ इसमें कुछ संगठन भी शामिल हैं। भारत भी अगर हम देखें तो ऑब्जर्वर जो है उनमें से एक है, तो भारत यहाँ पर जो ऑब्जर्वर देश है उनमें एक तरह से शामिल है। यहाँ पर आप ध्यान रखें कि इस परिषद में 6 परमानेंट स्थायी संस्थाएं भी शामिल हैं, और ये 6 स्थायी संस्थाएं आर्कटिक क्षेत्र में अलग अलग जो जनजातियां रहती हैं उनके साथ में संदर्भ है। देखिए जरा, जैसे एलियोट इंटरनेशनल एसोसिएशन, आर्कटिक अथाबास्कन काउंसिल या ग्वाचिन काउंसिल, इन्यूट सर्कमपोलर काउंसिल या रशियन एसोसिएशन ऑफ इंडिजिनियस पीपल ऑफ द नॉर्थ या सामी काउंसिल। तो ये अलग अलग जो इंडिजिनियस लोग हैं जो कह सकते हैं वहाँ की जनजातियाँ हैं आर्कटिक क्षेत्र की, उनके अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो ये 6 स्थायी रूप में आर्कटिक परिषद में शामिल हैं। जहाँ तक इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय आप ध्यान रखें नॉर्वे के ट्रोम्सो में है।
तो नॉर्वे के ट्रोम्सो में इसका मुख्यालय है। तो भारत इसमें ऑब्जर्वर के रूप में प्रमुख रूप से काम कर रहा है। अब भविष्य के लिए सहयोग की संभावनाएं क्या हो सकती हैं? तो आर्कटिक क्षेत्र में अगर हम सहयोग को बढ़ाना चाहते हैं तो क्या स्थितियां हो सकती हैं? तो देखिए, यहाँ पर हम नॉर्वे को प्रमुख रूप से आधार बनाकर आगे बढ़ रहे हैं कि नॉर्वे के साथ सहयोग को अगर हम बढ़ाते हैं तो आर्कटिक परिषद में वर्तमान में आप देखें नॉर्वे उसका अध्यक्ष है। तो नॉर्वे आर्कटिक परिषद में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम उसके क्षेत्र की बात भी करते हैं, अगर आप मैप ध्यान से भी देखें तो नॉर्वे का जो बड़ा हिस्सा है वो आर्कटिक क्षेत्र के साथ में लगता है। तो उस आधार पर भी नॉर्वे का काफ़ी महत्व यहाँ पर है। तो भारत ने 1980 के दशक के बाद से आप देखें, चाहे आर्कटिक की बात करें या अंटार्कटिक की बात करें, जैसे जैसे वहाँ पर अनुसंधान या उसके महत्व की स्थितियाँ बढ़ी हैं, हमने अपनी उपस्थिति को बढ़ावा दिया है। और यहाँ पर हमारी कोशिश ये है कि हम नॉर्वे के साथ सहयोग करके स्थितियाँ आगे बढ़ाएं आर्कटिक में। खासतौर से जलवायु परिवर्तन और दक्षिण एशिया का जो मानसून है उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, जलवायु परिवर्तन की जो स्थितियाँ हैं उसका प्रभाव आर्कटिक में इस रूप में है कि जो ग्लेशियर मेल्टिंग है वो तेज़ी से हो रही है और उस आधार पर समुद्र तल का बढ़ना या वैश्विक तापमान की जो वृद्धि की स्थिति है वो सब कहीं ना कहीं हमारे मानसून पर भी प्रभाव डालते हैं। तो वो हमारे लिए अध्ययन का एक बड़ा आधार हो सकता है और हमारे सहयोग का आधार, क्योंकि मानसून आप देखें भारत में वर्षा के लिए प्रमुख रूप से एक आधार बनाता है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो कोशिश ये है कि हरित ऊर्जा और हरित और जो स्वच्छ उद्योग हैं उनमें एक तरह से सहयोग करने के लिए हम नॉर्वे के साथ सहयोग करेंगे। क्योंकि आप ध्यान रखें कि आर्कटिक क्षेत्र में अगर बड़े पैमाने पर ऐसे उद्योग बढ़ाए जाते हैं जिससे प्रदूषण बढ़ता है तो उसका विरोध होगा, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण भी वहाँ आवश्यक है। तो उस आधार पर हम स्वच्छ ऊर्जा और स्वच्छ जो उद्योग हैं उनकी स्थितियों को नॉर्वे के साथ मजबूत करेंगे। साथ साथ डेनमार्क और फिनलैंड के साथ हम अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण, नवीकरणीय ऊर्जा और हरित प्रौद्योगिकी में भी सहयोग कर रहे हैं। तो नॉर्वे के साथ अगर हम देखें तो हमारी कोशिश ये है कि आर्कटिक परिषद में जब वो अध्यक्ष के रूप में है तो आर्कटिक परिषद के अलग अलग जो वर्क समूह हैं, जो वर्किंग ग्रुप हैं, उनके साथ भारत सहयोग करे और उस आधार पर हमारी ब्लू इकोनॉमी यानी समुद्री संसाधन के साथ में जो भी अर्थव्यवस्था के भाग हैं उसमें हम मछली पकड़ने की बात करें या समुद्री संसाधनों के बेहतर उपयोग की बात करें, सभी को लेकर सहयोग किया जाएगा। साथ साथ कनेक्टिविटी, जैसा मैंने बात किया कि अगर हम एशिया से एक तरह से यूरोप को जोड़ने की बात करते हैं तो ये जो नॉर्थ एक तरह से सी रूट है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कहाँ से जाता है? आर्कटिक से। तो माना जाता है कि स्वेज नहर वाला जो मार्ग है उसका एक विकल्प ये हो सकता है। तो ये जो हिस्सा है नॉर्दर्न सी रूट का हिस्सा या नॉर्थ सी रूट का हिस्सा, इसे हम नॉर्दर्न सी रूट कह सकते हैं, जो आर्कटिक के एक तरह से भाग में यानी रूस का उत्तरी क्षेत्र आप कह सकते हैं। तो उस आधार पर कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो व्यापारिक स्थितियां मजबूत होंगी। ये समुद्री परिवहन, निवेश और बुनियादी ढांचे में एक तरह से स्थितियों को ज़्यादा बेहतर रूप में सहयोग को आगे बढ़ाएगा। साथ साथ जिम्मेदार संसाधन विकास, यानी आप ऐसा एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें कि जो अकाउंटेबिलिटी आपकी एक तरह से रहे। मान के चलिए उसका क्षरण होता है, उससे पर्यावरण को नुकसान होता है, तो उसका बेहतर रूप में प्रबंधन आप कर पाएँ, यानी सतत विकास की स्थितियां वहाँ पर बनाना। तो इसके लिए भी हम नॉर्वे के साथ सहयोग कर रहे हैं। आर्कटिक क्षेत्र में समुद्री खनन और संसाधन का जो दोहन है उसको लेकर भी आप देखें कुछ स्थायी तरीके उपयोग किए जा रहे हैं, जिसमें भारत सहयोग करके वहाँ से संसाधन प्राप्त करने का प्रयास करेगा। तो उसमें भी हम नॉर्वे और अन्य जो आर्कटिक परिषद के देश हैं उनके साथ सहयोग करेंगे। वैज्ञानिक अनुसंधान और जलवायु और पर्यावरण संरक्षण, ये अगर हम दो क्षेत्र देखें जहाँ पर प्रमुख रूप से हम नॉर्वे के साथ में सहयोग को आगे बढ़ा रहे हैं। कुल मिलाकर आप देखें 6 क्षेत्र हैं जहाँ पर हम सहयोग करना चाहते हैं। पहले 2 क्षेत्र वैज्ञानिक अनुसंधान, दूसरा जलवायु और पर्यावरण संरक्षण, तीसरा अगर हम देखें तो यहाँ पर आर्थिक और मानव विकास। तो आर्थिक विकास और मानव विकास की स्थितियों को हम मजबूत करना चाहते हैं। परिवहन और कनेक्टिविटी का जो हिस्सा है वो मजबूत करना चाहते हैं। साथ साथ शासन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, वहाँ पर भारत नॉर्वे काम करना चाहता है। और राष्ट्रीय क्षमता निर्माण यानी नेशनल कैपेबिलिटी जो बिल्डअप है उसको लेकर भारत नॉर्वे सहयोग करेंगे। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हम केवल नॉर्वे की बात कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि पूरे आर्कटिक क्षेत्र के बारे में कैसे हो सकता है। तो नॉर्वे आर्कटिक परिषद का एक महत्वपूर्ण देश है। तो नॉर्वे के साथ सहयोग की स्थितियाँ अगर बढ़ती हैं तो उस आधार पर हम आर्कटिक क्षेत्र में और आर्कटिक परिषद के जो अन्य देश हैं उनसे सहयोग की स्थितियाँ बेहतर कर सकते हैं। तो इस रूप में हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर अब ये भी ध्यान रखें कि हम स्थायी रूप में एक तरह से नॉर्वे के साथ नीति बनाकर वैज्ञानिक रूप में और औद्योगिक रूप में जो सहयोग है वो बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि जो आर्कटिक क्षेत्र है उसके आर्थिक संसाधन का भी बेहतर उपयोग हो सकता है। तो वहाँ पर भी हम ध्यान देना चाहते हैं। साथ साथ अगर हम भू राजनीति की एक तरह से बात करते हैं तो वहाँ पर भी भारत की कोशिश ये है कि हम इस रूप में सहयोग करें कि किसी भी तरह का कोई सामरिक रूप में खतरा आर्कटिक क्षेत्र में भारत के माध्यम से जनरेट ना हो। तो वहाँ पर शांतिपूर्वक
आर्कटिक क्षेत्र का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने में भारत एक तरह से आप देखें तो एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है, क्योंकि जब भी रूस की या चीन की बात होती है तो कहीं ना कहीं सामरिक असंतुलन की बात आ जाती है, लेकिन भारत एक बैलेंसिंग पावर के रूप में हो सकता है। तो भू राजनीतिक रूप में आर्कटिक क्षेत्र में बैलेंस बना रहे, उसके लिए भारत की जो उपस्थिति है वो आर्कटिक क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो भारत के द्वारा अपना ये जो विंटर मिशन संचालित किया गया है, उसके माध्यम से भारत में स्पष्ट रूप से इस तरह का एक संदेश देने का प्रयास किया है कि आर्कटिक में अपनी उपस्थिति को बेहतर रूप में आगे बढ़ाएगा। और हमने एक बड़ा कारण देखा था कि चीन जिस तरह से एक मुखर रूप में वहाँ पर आगे बढ़ रहा है, तो यह हमारे लिए थोड़ा चिंता का विषय। इसी कारण से हमने अपनी जो आर्कटिक क्षेत्र की स्थिति है उसको और बेहतर करने के लगातार प्रयास किए हैं। चलिए दूसरे आर्टिकल को देख लेते हैं, और ये आप कह सकते हैं एक सूचना के संदर्भ में है। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है, खास तौर से अगर हम बात करें जो उड्डयन क्षेत्र यानी अगर हम वायु यातायात की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो वायु यातायात है उसके माध्यम से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है उसके आंकड़े को लेकर के जो महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, जब हम एक तरह से कहते हैं वायु यातायात, तो लगभग आप देखें विश्व में जितना कार्बन उत्सर्जन होता है उसका 2.5% प्रमुख रूप से कहाँ से आ रहा है, वायु यातायात के माध्यम से। तो ऐसा नहीं कि ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पर एक तरह से अनुमान ये है कि जो भी एक तरह से एस्टिमेट है वो विश्व में वैश्विक रूप में आप देखें जितनी भी आबादी उसका 10% हिस्सा ही वायु यातायात का उपयोग करता है। यानी दुनिया में अगर 100 लोग हैं तो अभी अनुमान है कि लगभग 10 ही लोगों के द्वारा वायु यातायात का उपयोग किया जाता है, और उस आधार पर दुनिया में कार्बन उत्सर्जन में इसका योगदान 2.5% है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि आगे चलकर लोगों की आय बढ़ती है, अगर हम भविष्य में ऐसी स्थितियों की बात करते हैं जहाँ पर हम कहते हैं कि लोगों की एक तरह से आय अगर उसकी बढ़ती है लोगों की, तो उस आधार पर आप देखें वायु यातायात का जो उपयोग है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा। तो अभी दुनिया की जो 10% जनसंख्या वायु यातायात के संदर्भ में ये आंकड़ा बढ़ेगा। तो वायु यातायात जो उत्सर्जन में योगदान कर रहा है 2.5% का, इसके भी बढ़ने की संभावना है भविष्य में। उसी आधार पर प्रमुख रूप से यहाँ पर जो कुछ आंकड़े हैं वो महत्वपूर्ण रूप में इशारा करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम पिछले 50 साल में देखें तो माना जा रहा है कि जो भी कार्बन उत्सर्जन हो रहा है वायु यातायात के, यानी एविएशन मतलब आप नागरिक उड्डयन भी कह सकते हैं, तो वहाँ पर आप देखें तो लगातार एक तरह से डिमांड इसकी बढ़ती जा रही है, क्योंकि वायु यातायात में अगर डिमांड बढ़ेगी तो माना जा रहा है कि कार्बन उत्सर्जन की स्थितियाँ बढ़ सकती हैं। क्योंकि देखिए जो भी इसमें फ्यूल है, यानी अगर एविएशन टरबाइन फ्यूल की हम बात करते हैं ATF, तो ये भी एक तरह का हाइड्रोकार्बन ही है। तो अगर हाइड्रोकार्बन का उपयोग होता है तो कहीं ना कहीं CO2 उत्सर्जन तो होगा ही। तो ये स्थिति बनती है। कुल मिलाकर अगर हम यहाँ पर देखें टोटल CO2 अगर हम एमिशन की बात करते हैं तो इससे काया आइडेंटिटी से एक तरह से मापा जाता है। हाउ मैनी पीपुल यानी कितने लोग एक तरह से इनकम, एनर्जी इफिशिएंसी, इकोनॉमिक्स और कार्बन इंटेंसिटी, इन सबको मापा जाता है। और इस आधार पर प्रमुख रूप से आप देखें कि एक तरह से जो वायु यातायात का उत्सर्जन है कार्बन डाइऑक्साइड के संदर्भ में वो देखा जाता है। तो ये काया आइडेंटिटी एक तरह से शब्द यहाँ पर उपयोग किया जाता है, इसे जरा आप ध्यान रखें। तो काया आइडेंटिटी का मतलब ये है कि कितने लोग वायु यातायात में आ रहे हैं, कितने लोग उपयोग कर रहे हैं, कितना बढ़ रहा है, उस अनुसार कार्बन उत्सर्जन की स्थितियों को यहाँ पर देखा जाता है। तो यहाँ पर आप देखें कुछ चार्ट दिए गए हैं, और चार्ट के माध्यम से वायु यातायात में जो कार्बन उत्सर्जन की स्थितियाँ हैं उनके संदर्भ में महत्वपूर्ण कुछ परिणाम दिए गए हैं। तो सबसे पहला हम चार्ट देखते हैं। तो पहला चार्ट यहाँ पर ये कहता है कि अगर हम यहाँ पर इस आंकड़े को देखें तो माना यह जा रहा है कि जो भी एक तरह से कार्बन उत्सर्जन की जो स्थितियाँ हैं, यानी पैसेंजर अगर हम डिमांड की एक तरह से बात करते हैं, तो जो पैसेंजर डिमांड की स्थिति है वो लगातार एक तरह से यहाँ पर बढ़ी हुई है। आंकड़ा अगर आप देखें तो यहाँ पर माना यह जा रहा है कि 1990 से अगर हम यहाँ पर सन 2020 तक के आंकड़ों की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देखें कि ये 2000 जो आंकड़ा यहाँ पर दिया गया है, तो ये आंकड़ा प्रमुख रूप से पैसेंजर डिमांड के संदर्भ में, यानी बिलियन पैसेंजर्स किलोमीटर। तो यहाँ पर किलोमीटर के अनुसार जितने बिलियन पैसेंजर है वो आंकड़ा दिया गया है। अगर आप 1990 के आंकड़े में देखें तो ये लगभग 2000 के आसपास है, लेकिन अभी ये आंकड़ा आप देखें कि लगभग 6000 जो एक पीक है वो एक तरह से वो टच कर चुका है। तो 6000 यानी जो 2000 था वो आपका आंकड़ा बढ़कर कहाँ चला गया, 6000, यानी लगभग 3 गुना हो चुका है। तो ये स्थिति काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। 2019 में आप देखें कि लगभग 8 ट्रिलियन किलोमीटर, यानी माना जा रहा है कि 1 लाइट ईयर, 1 प्रकाश वर्ष की जितनी दूरी होती है उतना लोगों ने वायु यातायात में डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पर ट्रेवल की स्थिति बन रही है। अगर हम यहाँ पर एक पैसेंजर की बात करें 1990 में तो लगभग 209 मेगा जूल्स का उपयोग करता था। तो यहाँ पर अगर हम कार्बन
एक इंटेंसिटी की बात करते हैं प्रति पैसेंजर, तो ये 2.9 मेगा जूल्स था। और ये अगर हम 2019 में देखें तो ये बढ़कर एक तरह से वो लगभग आप देखें कि 1990 में 1 किलोमीटर में 2.9 मेगा जूल था, वो घटकर हो गया है आधा, 1.3 मेगा जूल। तो ये तो देखिए बिल्कुल सही आंकड़ा है कि एक व्यक्ति पर जो उत्सर्जन हो रहा था वो आंकड़ा घटा है, क्योंकि यहाँ पर जो लोगों के उपयोग करने की संख्या वो बहुत तेजी से बढ़ी है। तो इस कारण से प्रति व्यक्ति जो उत्सर्जन की स्थिति है वो आधी हो गई है, वो बिल्कुल सही है। लेकिन संख्या आप देखें लगभग 3 गुना बढ़ी हुई है। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से आप देखें माना यह जा रहा है कि बड़े पैमाने पर जितने विमान हैं, बहुत बड़ी संख्या में ऐसे भी एक तरह से यातायात की स्थितियां हैं वायु यातायात में, जहां पर पूरी तरह से सीट फिल नहीं होती हैं। देखिए अगर एक यात्री जा रहा है या 200 यात्री जा रहे हैं, जितने भी एक तरह से जा रहा है, जो आपका ईंधन कंज्यूम हो रहा होता है, जो फ्यूल लग रहा होता है, उसमें बड़ा अंतर नहीं आता है। तो ऐसा नहीं कि भार के अनुसार एक बहुत बड़ा गैप आएगा। तो अगर वायु यातायात में प्लेन किसी भी तरह से टेक ऑफ करके फ्लाइट कर रहा है तो उसमें जो ईंधन है उसका कंजम्पशन काफ़ी हद तक हो ही रहा होता है। तो अगर मान लीजिए सीट खाली भी है तो माना यह जा रहा है कि ये जो प्रति व्यक्ति आंकड़ा घटा है, इसका एक बड़ा कारण ये है कि बहुत सारी जो फ्लाइट है वो खाली है, या मान लीजिए सीट नहीं भी भरी हुई है, तो उस अनुसार आंकड़ा थोड़ा सा कम है। लेकिन अभी भी आप देखें 1.3 यहाँ पर ये मेगा जूल्स है, तो ये काफ़ी बड़ा आंकड़ा माना जाता है। तो कार्बन इंटेंसिटी अगर हम देखें तो माना जाता है कि प्रति जो एक तरह से उत्सर्जन की स्थितियां हैं, वो कार्बन अगर हम सामान्य किसी फ्यूल की बात करें तो उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा परिवर्तन यहाँ पर नहीं हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर कार्बन पर यूनिट एनर्जी की बात करते हैं तो जितना एक तरह से कार्बन इंटेंसिटी की स्थिति है वो आंकड़ा आप देखेंगे लगभग 3000 के ऊपर है, यानी 3000 ग्राम CO2 पर पैसेंजर किलोमीटर। और ये आंकड़ा थोड़ा सा घटकर आप देखें कि जो 3300 के ऊपर था वो लगभग 141 के ऊपर है। तो बहुत बड़ी एक तरह से गिरावट नहीं है, लेकिन संख्या बढ़ गई है, वो आप देखें। कार्बन अगर हम पर यूनिट एनर्जी की बात करते हैं, यानी यहाँ पर अगर हम एक जो बात कर रहे थे हम मेगा जूल्स की, तो 1 मेगा जूल्स में जितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है वो आंकड़ा आप देखें तो लगभग जो आंकड़ा 100 के ऊपर काफ़ी था वो अभी भी आप देखें 124 के ऊपर है। यानी हम जो बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो आंकड़ा 209 मेगा जूल था एक व्यक्ति के उत्सर्जन का, वो आधा हो गया है। लेकिन अभी भी आप देखें कि जो भी एक तरह से कार्बन उत्सर्जन उसमें हो रहा होता है वो आंकड़ा तो लगभग तुलनात्मक रूप में आप देखें, क्योंकि संख्या बढ़ी हुई है, उस आधार पर बहुत बड़ा अंतर नहीं है। तो कार्बन उत्सर्जन के संदर्भ में 1 मेगा जूल में जितना उत्सर्जन हो रहा था पहले और आज, उसमें बड़ा गैप एक तरह से नहीं है। इसका मतलब ये है कि फ्यूल एफिशिएंसी को लेकर बहुत काम नहीं हुआ है। पहले जितनी ऊर्जा लग रही थी, आज जितनी ऊर्जा लग रही है, कार्बन उत्सर्जन को लेकर हमने बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं लाई है। तो समस्या ये है, तो ऊर्जा के उपयोग घटा है लेकिन कार्बन उत्सर्जन को लेकर एक बड़ा अंतर नहीं दिख रहा है। तो वो हमें यहाँ पर कार्बन पर यूनिट एनर्जी के मामले में एक तरह से ध्यान देने की आवश्यकता है। अब अगर हम यहाँ पर CO2 एमिशन की बात करते हैं तो आंकड़ा देखिए 1990 में अगर हम बिलियन टन की बात करते हैं तो 0.6 है, और ये आंकड़ा आप देखें अगर हम 2020 का यहाँ पर एक तरह से देखें तो 0.73। लेकिन उसके ठीक पहले आप देखें अगर हम 2019 का आंकड़ा देखें तो ये पीक हो चुका है और लगभग आप देखें 0.73 से ऊपर है। यानी जल्द ये आंकड़ा आप देखें 1 बिलियन टन के आसपास पहुंच सकता है। तो एक बड़ा आंकड़ा है जिसको लेकर हमें यहाँ पर काम करने की आवश्यकता है। 1990 में आप देखें एक पैसेंजर किलोमीटर में आप देखें 357 ग्राम CO2 का उत्सर्जन था। 2019 में आप देखें ये 157 ग्राम यहाँ पर हो गया। लेकिन प्रमुख रूप से आप देखें कि जो टेक्नोलॉजी एक तरह से है उसमें कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है, तो ये प्रति व्यक्ति उत्सर्जन की स्थितियाँ आपको कम दिख रही हैं, लेकिन उपयोग बढ़ गया है। तो उस अनुसार कार्बन उत्सर्जन को हमें अभी भी एक तरह से और कंट्रोल करने की आवश्यकता है। तो डिमांड को लेकर जो एक चौतरफा वृद्धि हो रही है, यानी जो 4 गुना वृद्धि देखी जा रही है, उस अनुसार माना जा रहा है कि 2.5 अरब जो टन है वो आंकड़ा एक तरह से बढ़ सकता है। तो ये 0.5 अरब टन के आसपास जो आंकड़ा यानी 0.6 और 5 के आसपास है, तो ये बढ़कर 0.73 या उसके ऊपर जा सकता है। तो वहाँ पर हमें एक तरह से ध्यान देने की आवश्यकता है। तो 2019 में आप देखें 2.5% जो उत्सर्जन की बात की जा रही थी, तो वो आंकड़ा एक तरह से आप देखें फ्लक्चुएट करता रहता है। जैसे यहाँ पर आप देखें कि ग्लोबल CO2 एमिशन में जो एविएशन का हिस्सेदारी है, तो ये हिस्सेदारी अगर हम देखें 1940 से, तो बिलियन जो एक तरह से टन है, वो आंकड़ा माना ये जा रहा है कि ये 2019 में 1 बिलियन टन के आंकड़े को लगभग पार करने की स्थिति में चला गया। ये देखिए आप जो पीक था। और अगर हम यहाँ पर परसेंटेज की बात करते हैं तो ये आंकड़ा 2.5% का पीक है, जो लगभग आप कह सकते हैं शायद 2019 के आसपास था। और अभी आप देखेंगे 1.77% तक नीचे आ गया है,
लेकिन ये 2.5 से 2 या 1.5 के बीच में कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट करता रहता है। तो 2.5% एक मैक्सिमम लेवल गया है और उसके ऊपर ये जा सकता है। तो अभी तक वैश्विक रूप में आप देखें, हम ये मानते हैं कि दुनिया में जितना भी ग्लोबल वार्मिंग का हिस्सा है उसमें इसका कंट्रीब्यूशन केवल 4% है। कुल कार्बन उत्सर्जन में इसका योगदान 2.5% है और कुल जनसंख्या दुनिया का केवल 10% वायु यातायात उपयोग करते हैं। लेकिन भविष्य में बढ़ेगा, अगर बढ़ेगा तो हमारे लिए समस्या एक तरह से बढ़ सकती है। तो हमें यह ध्यान देना पड़ेगा कि वायु यातायात, क्योंकि जैसे जैसे आमदनी का स्तर बढ़ेगा वायु यातायात का उपयोग बढ़ेगा और उस अनुसार हम उसको घटा नहीं सकते हैं। लेकिन जो भी एक तरह से आप कह सकते हैं ग्रीन फ्यूल या फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ा देना, वो काम एक तरह से जरूर हो सकता है। तो वहां पर हमें एक तरह से भविष्य में ध्यान देने की आवश्यकता है। अगले आर्टिकल को देखते हैं। ये ऑपरेशन मेघदूत के संदर्भ में है और ऑपरेशन मेघदूत की अगर हम बात करें तो 13 अप्रैल 2024 की अगर हम बात करें, यानी जो बीता हुआ 13 अप्रैल की दिन है, 13 अप्रैल 2024 को अगर हम देखें तो सियाचिन ग्लेशियर पर भारतीय सेना का जो नियंत्रण हुआ था ऑपरेशन मेघदूत के माध्यम से, आप देखें उसके 40 साल पूरे हो गए हैं। और उसी के उपलक्ष्य में आप देखें जो सियाचिन ग्लेशियर का महत्व है, उसके अलग अलग जो पक्ष हैं वो प्रमुख रूप से आर्टिकल में चर्चा किया गया है। तो यहाँ पर हम देखें सियाचिन ग्लेशियर लगभग 15,632 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और 40 वर्ष इसके पूरे हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखें एक्सट्रीम वेदर की कंडीशन है। वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें तो ये विश्व का सबसे ऊंचा एक तरह से बैटलफील्ड माना जाता है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड है। यहाँ पर आपस में कह सकते हैं कि गोलाबारी या आपस में एक दूसरे पर हमला करने से ज़्यादा जो वहाँ पर एक विषम तापमान रहता है, कह सकते हैं बहुत ही विषम स्थितियाँ रहने की हैं, उसके कारण ज़्यादा सैनिकों की मृत्यु होती है। और आप देखें लगभग 1150 सैनिकों की यहाँ पर मृत्यु हो चुकी है। तो जब एक तरह से हम सियाचिन ग्लेशियर की बात करते हैं तो ये ग्लेशियर आप देखें कि साल्तारो रिज और नुब्रा वैली जो काराकोरम घाटी का भाग है उससे एक तरह से लगता हुआ क्षेत्र है। अगर हम मैप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अगर हम सियाचिन ग्लेशियर की प्रमुख रूप से बात करते हैं तो इसका लगभग एक तरह से उत्तरी, या अगर हम एक तरह से बात करते हैं उत्तरी जो पश्चिमी क्षेत्र है वो साक्सिगम वैली का क्षेत्र है, जिसको अगर हम देखें तो पाकिस्तान के द्वारा पाकिस्तान के नियंत्रण में, लेकिन चीन ने पाकिस्तान को इसे दिया हुआ है। इसी के साथ साथ अगर हम पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हिस्से की बात करते हैं जो पाकिस्तान ने गैर कानूनी रूप से अपने नियंत्रण में अभी रखा हुआ है, वो आप देखें सियाचिन ग्लेशियर का एक तरह से पश्चिमी हिस्सा है। और उसी के साथ साथ आप देखें कि माना जाता है कि जो श्रीनगर का अगर हम यहाँ पर प्रमुख रूप से देखें तो श्रीनगर जो लेह एक तरह से हमारा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये हिस्सा, वो आप देखें यहाँ से एक तरह से इसकी निगरानी भी हो सकती है। तो सियाचिन ग्लेशियर की जो स्थिति है NJ 9848 जो 9842 जो हमने नियंत्रण में लिया, तो आप देखें इसके माध्यम से इस जगह से बड़े पैमाने पर आप देखें आसपास के क्षेत्रों की एक तरह से निगरानी हो सकती है और वो एक तरह से आप देखें कि फायर रेंज में रहते हैं। तो अगर हमने इसका नियंत्रण किया एक ऑपरेशन के माध्यम से, ऑपरेशन मेघदूत से, तो उसके बहुत ज़्यादा सामरिक महत्व हमारे लिए थे। साथ साथ आप देखें इससे बहुत दूर वो क्षेत्र नहीं है जो चीन ने अपने कब्जे में अभी भी लिया हुआ है, अक्साई चीन का इलाका। तो वो सारी महत्वपूर्ण जो स्थिति है वो एक तरह से जो सियाचिन ग्लेशियर है उसके महत्व को कहीं ना कहीं बढ़ा देती हैं। चाहे उत्तर की बात करें, पश्चिम की बात करें, श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें या एक तरह से लद्दाख के क्षेत्र की बात करें, तो इस अनुसार आप देखें सियाचिन ग्लेशियर की जो स्थिति है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसी आधार पर यहाँ पर हमने इसका नियंत्रण स्थापित किया। देखिए सिया का मतलब यहाँ पर अगर हम प्रमुख रूप से बाल्टी एक तरह से भाषा की बात करें तो सिया का मतलब रोज़ या गुलाब से होता है, और अगर हम चिन की एक तरह से बात करें तो एबेंडेंस मतलब बहुतायत में होना। तो सियाचिन का मतलब कि रोज़ या गुलाब की एक प्रजाति या बहुतायत से यहाँ पर होती है, तो उस आधार पर इसको सियाचिन ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। तो जैसा मैंने पहले बताया कि ये हाईएस्ट और एक तरह से कोल्डेस्ट बैटलफील्ड है वर्ल्ड का। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में 1972 का जो शिमला समझौता हुआ था, 1971 का जो बांग्लादेश की आज़ादी का भारत के द्वारा जो प्रमुख रूप से कार्य किया गया, उसके बाद आप देखें तो शिमला समझौते में 1972 में जो NJ अगर हम 9842 की बात करें तो ये एक तरह से आप देखें इसके संदर्भ में स्थितियाँ बड़े पैमाने पर एक तरह से समझौते में नहीं आ पाई। खासतौर से अगर हम बात करें कि जो इलाका एक तरह से सियाचिन ग्लेशियर के आसपास का है, तो हमने मैप में भी देखा, अगर हम NJ 9842 की बात करें तो ये शिमला समझौते में एक तरह से इसमें हस्ताक्षर की स्थितियां न बन पाई। तो यहाँ पर आप देखें कि प्रमुख रूप से अगर हम 1947 का जम्मू कश्मीर एक्सेशन एग्रीमेंट की बात करें या 1949 का कराची एग्रीमेंट की बात करें, इस सब के अनुसार आप देखें NJ 9842 ये एक तरह से आप देखें ग्लेशियर के उत्तर में माना जाता है, जबकि अगर हम पाकिस्तान की एक तरह से बात करें पाकिस्तान इसे नॉर्थ ईस्ट पे मानता है। तो हमने जो एक तरह से माना कि अगर हम यहाँ पर NJ
अगर इस पॉइंट की बात करें तो इसके उत्तर में सियाचिन ग्लेशियर है। पाकिस्तान ऐसा नहीं मानता है, तो इसी अनुसार पाकिस्तान इसको लेकर अपना जो विरोध दिखा रहा था और इस जगह पर अवैध रूप में उसका कब्जा करने का जो प्रयास था उसी को विफल करने के लिए भारत की तरफ से ये ऑपरेशन मेघदूत प्रमुख रूप से संचालित किया गया। तो उद्देश्य ये था कि एक तरह से जिस क्षेत्र पर हम नियंत्रण की बात कर रहे हैं तो वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि लद्दाख साथ साथ लेह श्रीनगर और लेह श्रीनगर हाईवे और लद्दाख इन क्षेत्रों पर निगरानी यहाँ से हो सकती है। तो अगर विरोधियों के नियंत्रण में चला जाए तो भारत के लिए सामरिक रूप में समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसीलिए हमने ये जो सियाचिन ग्लेशियर का पूरा क्षेत्र है इस पर नियंत्रण स्थापित किया। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, इंदिरा कोल दिया जो भारत का सबसे एक तरह से उत्तरतम बिंदु है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर हम सक्षम मित्र घाटी की बात करते हैं तो ये इलाका चीन ने पाकिस्तान को दे रखा है, यानी पाकिस्तान के अवैध नियंत्रण में है। तो ये सारी स्थिति सियाचिन ग्लेशियर को कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बनाती है। चाहे इसके हम पश्चिम की बात करें, यानी सियाचिन ग्लेशियर की अगर हम बात करें तो सियाचिन ग्लेशियर का दक्षिण ले लीजिए, इसका अगर हम एक तरह से पूर्वी हिस्सा ले लें, पश्चिमी उत्तरी, तो पूरे क्षेत्रों में एक तरह से अपनी निगरानी को मजबूत करने के लिए हमारे लिए सियाचिन ग्लेशियर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। खास तौर से अगर हम श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग और लद्दाख क्षेत्र की निगरानी की बात करें तो 1970 से 80 के दशक में आप देखें पाकिस्तान लगातार इसके संदर्भ में क्लेम करता रहा या इसके लिए प्रयास उसका रहा। और इस तरह का आप देखें कुछ डॉक्यूमेंट भी हैं कि जब पाकिस्तान की तरफ से भी इस पर कब्जा करने के संदर्भ में एक पहले से कोई एक ऑपरेशन करने के बारे में सोचा जा रहा था, और उसके पहले ही भारत ने अचानक अपने ऑपरेशन मेघदूत के माध्यम से सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण किया। और उस समय जो ऑपरेशन करने की कमांड लेने वाले थे पाकिस्तान में, वो आगे चल के पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी बने, अगर हम जनरल परवेज मुशर्रफ की बात करें। तो आप कह सकते हैं कि भारत ने एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करी, यानी भारत ने पूर्वानुमान लगाया कि इस तरह की एक स्ट्राइक उनकी तरफ से हो सकती है, और उसके पहले हमारी सेना ने यहाँ पर नियंत्रण अपना मजबूती से स्थापित किया ऑपरेशन मेघदूत के माध्यम से। यहाँ पर अगर हम देखें तो इस ऑपरेशन मेघदूत में जो बड़ी भूमिका प्रमुख रूप से है वो मानी जाती है, अगर हम यहाँ पर कुमाऊं एक तरह से रेजिमेंट की बात करें तो 4 कुमाऊं जो रेजिमेंट है वहाँ पर उनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही थी। 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत में 76.4 किलोमीटर लंबा ये जो ग्लेशियर है इस पर नियंत्रण करने के लिए। यहाँ पर आप ध्यान रखें कि चीता हेलीकॉप्टर के माध्यम से लद्दाख स्काउट के लोगों को भी यहाँ पर उतारा गया, जिससे कि यहाँ के नियंत्रण एक तरह से मजबूत रूप में रखा जाए। आज के समय में आप देखें, यानी अक्टूबर 1978 के बाद की स्थिति में आप देखें तो जितने भी महत्वपूर्ण हमारे विमान हैं या हेलीकॉप्टर हैं, बड़े पैमाने पर यहाँ पर इसके आसपास के क्षेत्रों में वहाँ पर सामग्री भेजने या अपने सैनिकों को भेजने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं। 1987 में अगर हम देखें तो भारतीय जो सेना उसने क्वेड पोस्ट पर भी एक तरह से नियंत्रण स्थापित किया, और इसे ऑपरेशन राजीव के माध्यम से किया गया, और ये 21,153 फीट की ऊंचाई पर है। और इसे एक तरह से प्राप्त करने में अगर हम देखें तो नायब सूबेदार बाना सिंह का बड़ा योगदान था, और उसी आधार पर आप देखें ये जो पोस्ट है अगर हम सियाचिन ग्लेशियर के पास देखें तो इसे बाना टॉप के नाम से जाना जाता है। तो नायब सूबेदार बाना सिंह को आगे चलकर आप देखें परमवीर चक्र जो भारत का युद्ध क्षेत्र में सबसे बड़ा एक तरह से सम्मान है उससे भी सम्मानित किया गया। तो ये एक तरह से आप ध्यान रखें ये बाना टॉप के नाम से जाना जाता है। 1984 से अगर 2003 तक की बात करें तो यहाँ पर आप देखें किसी भी तरह की आपस में जो कह सकते हैं फाइटिंग को लेकर स्थितियाँ वो लगातार बनी रही, लेकिन 2003 के बाद आप देखें कि यहाँ पर एक तरह से LOC और उसके साथ लगभग 110 किलोमीटर लंबा जो एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन है वहाँ पर एक तरह से आप देखें समझौते जैसी स्थिति यानी सीज फायर या युद्ध विराम बना रहा। तो 1984 से 2003 के बीच में झड़पें होती रही भारत और पाकिस्तान की सेनाओं में, लेकिन 2003 के बाद नहीं। तो वो स्थिति थोड़ी सी हमने वहाँ पर एक तरह से नियंत्रित करी है। तो आप एक तरह से आप कह सकते हैं कि ऑपरेशन मेघदूत आज के समय भी एक तरह से चल रहा है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि विश्व का सबसे लंबा चलने वाला एक तरह से ऑपरेशन है, क्योंकि वहाँ पर अपने नियंत्रण को स्थापित करने के संदर्भ में ये ऑपरेशन आज भी एक तरह से चलने की स्थिति में कहीं ना कहीं माना जाता है। तो ये आज भी कंटिन्यू है, क्योंकि वहाँ पर अपना जो नियंत्रण है इसी ऑपरेशन के माध्यम से हमने प्रारंभ में स्थापित किया था। अब अगर हम सियाचिन की क्षेत्र की बात करें तो न्यूनतम तापमान की जो स्थितियाँ रहती हैं उस अनुसार आप देखें कि यहाँ यानी अगर हम बाना पोस्ट से आगे देखें तो इंदिरा कोल एक तरह से हाईएस्ट पॉइंट बन जाता है, यानी सबसे उत्तरी जो क्षेत्र बिंदु हम भारत का मानते हैं। और यहाँ पर माना जाता है कि भारत और पाकिस्तान के जो सैनिक हैं वो लगभग 18,000 से 19,000 फीट की ऊंचाई पर एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं, और कहीं कहीं आप देखें 20,000 फीट की हाइट भी ऑब्टेन कर लेता है। जो तापमान की स्थितियाँ हैं और जिस अनुसार माना जाता है कि यहाँ पर जो रहने की स्थितियाँ वो बहुत ही एक तरह से विषम है, साथ साथ जो भी वहाँ पर रहने के लिए कह सकते हैं कि
जो सैनिक है उनके लिए जो ड्रेस होती है वो विशेष रूप में एक तरह से वहाँ पर मंगाई जाती है। जो भी उनके जूते हैं या जो ड्रेस है या अपने आप को ठंडी से बचाने के लिए, तो उसमें बड़े पैमाने पर एक तरह से खर्च किया जाता है। तो माना यह जाता है कि ये जो तापमान की एक तरह न्यूनतम स्थिति है उस अनुसार वहाँ पर अपना समय बिता लेना एक काफ़ी महत्वपूर्ण स्थिति मानी जाती है सैनिकों के लिए। तो भारत लगातार एक तरह से वहाँ पर अगर हम देखें तो हेलीकॉप्टर या अन्य माध्यम से अपने सैनिक और जो भी कह सकते हैं रसद है उसकी आपूर्ति करके अपनी मजबूत उपस्थिति सियाचिन में बनाए रखता है। हाल के समय में अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ परिवर्तन की स्थितियाँ बनी हैं। तो आप देखें ऐसा नहीं है, परिवर्तन को लेकर ऐसी स्थिति है कि भारत की तरफ से अलग अलग जो भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमारे युद्धक विमान है, ख़ास तौर से अगर हम बात करते हैं जो भी हमारे हैवी लिफ्ट एक तरह से जो विमान है जो भारी सामान ले जा सकते हैं, साथ साथ अगर हम हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो उनकी आवाजाही सियाचिन क्षेत्र में हमने बढ़ाई है। साथ साथ अगर हम देखें ऑल टेरेन व्हीकल और ऑल टेरेन जो ब्रिज होते हैं उनको एक तरह से मजबूत रूप में स्थापित किया गया है। तो हर क्षेत्र में एक तरह से नहीं, कितना भी कह सकते हैं कि विषम क्षेत्रों बर्फ से ढका हो वहाँ तक हमारी पहुँच वहाँ पर रहती है। तो ये आज की तकनीक के माध्यम से पॉसिबल हो पाया है। इसी के साथ साथ यहाँ पर माना जाता है जितने भी एयरक्राफ्ट है, चाहे अगर हम राफेल की बात करें, सुखोई की बात करें, चिनूक की बात करें, अपाचे की बात करें या हमारा जो ALH हेलीकॉप्टर है, जितने भी हैं वो ऑपरेशन मेघदूत में एक तरह से सहयोग देते हैं। तो हम यहाँ पर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड की बात करें, MiG-29, मिराज 2000, C-17, C-130J, IL-76 या AN-32, जितने भी प्रमुख कह सकते हैं कि हमारी वायुसेना या थल सेना के पास हथियार हैं या वायुयान है, उनका बड़े पैमाने पर ऑपरेशन मेघदूत में अभी भी एक तरह से उपयोग किया जाता है। IAF अगर हम भारतीय वायुसेना की बात करें, 114 हेलीकॉप्टर यूनिट एक तरह से यहाँ पर जो एविएशन का काम है वो प्रमुख रूप से करती हैं। इसी के साथ साथ अगर हम देखें, माना यह जाता है कि यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी ऑडेमा चैम्बर्स और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट वो भी एक तरह से रखे गए हैं, जिससे कि जो बेस कैंप का हिस्सा है वहाँ पर प्रमुख रूप से आप देखें कि मेडिकल भी फैसिलिटी परतापुर में वहाँ पर स्थापित की गई है। इसमें बड़े पैमाने पर इसरो की तरफ से भी सहयोग किया गया है, जिससे कि हमारे सैनिकों को जितनी भी कह सकते हैं कि सबसे बेस्ट सर्विसेज है वो वहाँ पर दी जा सके। क्योंकि आप देखिए इतनी विषम स्थितियों में वो एक तरह से वहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर की रक्षा कर रहे होते हैं। अगर हम आज के समय की एक तरह से बात करें तो तात्कालिक स्थितियों में आप देखिए सियाचिन ग्लेशियर का महत्व बढ़ जाता है। खासतौर से 2020 में जो गलवान घाटी का मुद्दा हुआ, लद्दाख को लेकर जिस तरह से चीन की एग्रेसिव स्थिति रही है, तो हमारे लिए सियाचिन ग्लेशियर काफ़ी एक महत्वपूर्ण बिंदु बन जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखें कि सियाचिन की स्थिति को लेकर यहाँ पर जो पूर्व हमारे आर्मी चीफ हैं, अगर हम जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की बात करें, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत अगर चीन और पाकिस्तान से जो भी उसकी थ्रेट है उसको अगर ध्यान में रखे तो उसके लिए सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण स्थापित करे रहना लगातार काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पूर्व थल सेना अध्यक्ष का जो बयान है वो स्पष्ट करता है कि इस क्षेत्र का महत्व किस रूप में है। यहाँ पर यह भी एक तरह से ध्यान रखिए कि जिस तरह से पाकिस्तान को कुछ क्षेत्र चीन की तरफ से दिया गया 1963 में, यानी भारत चीन का 1962 का युद्ध हुआ, उसके बाद आप देखें 1963 में ये जो सक्षम वैली का क्षेत्र है, ये क्षेत्र एक तरह से चीन ने पाकिस्तान को दिया हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं स्थिति को एक तरह थोड़ा विषम यहाँ पर जरूर करता है। तो 2020 में जो हमारा एक तरह से गलवान घाटी में एक झड़प हुई भारत और चीन के सैनिकों के संदर्भ में, तो वो एक तरह से हमें स्पष्ट करता है कि सियाचिन ग्लेशियर की जो स्थिति है वो मजबूत रूप में हमारे पास रहनी चाहिए, जिससे कि आसपास के क्षेत्र में एक सामरिक जो लीड है वो हमारे पास बनी रहे। तो 40 साल के बाद आज हम अगर इस ऑपरेशन मेघदूत को दोबारा याद कर रहे हैं तो बस हम अपने सैनिकों की जो वीरता है वो एक तरह से यहाँ पर बताना चाहते हैं, किस तरह से विषम परिस्थितियों में रहकर भी वो देश की रक्षा के लिए लगातार एक तरह से सक्रिय रहते हैं, और किस तरह से 1984 में एक कठोर कह सकते हैं ऑपरेशन के माध्यम से हमने उस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और आज भी मजबूती से वो स्थापित वहाँ पर बना हुआ है। अगले आर्टिकल को देखते हैं और ये हाइड्रोकार्बन के एक्सट्रैक्शन के संदर्भ में है। देखिए हाइड्रोकार्बन के संदर्भ में अगर हम उसके एक्सट्रैक्शन की प्रमुख रूप से बात करते हैं तो इसमें हम कई अलग अलग जो भाग हैं वो एक तरह से ले सकते हैं, जिसमें अगर हम प्राकृतिक गैस की बात करें, कोयले की बात करें, कच्चे तेल की बात करें या अन्य जो पेट्रोलियम उत्पाद हैं, तो हम यहाँ पर प्रमुख रूप से जो पेट्रोलियम उत्पाद है, प्राकृतिक गैस है, उनके संदर्भ में एक तरह से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर यह माना जाता है कि जो भी एक तरह से प्राकृतिक गैस या कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन को प्राप्त करने की जो स्थितियाँ होती हैं, तो माना जाता है कि इनका जो फॉर्मेशन है उन जगह पर ज़्यादा बेहतर तरीके से कह सकते हैं प्राप्त करने की स्थितियाँ बनती हैं जहाँ पर चट्टानें थोड़ी सी पोरस होती हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम ये चट्टानी भाग देखते हैं और ये चट्टानी भाग अगर मान के चलिए एक तरह से पोरस है, पोरस या इम्पेरेग्नेंट मतलब कि इसमें से आर पार मान लीजिए तरल हिस्सा जा सकता है। तो अगर ऐसा चट्टानी भाग है जिसमें से एक तरह से आप कह सकते हैं छिद्र हैं,
और जिस माध्यम से चट्टानों में से तरल भाग एक तरह से फ्लो कर सकता है, तो यहाँ पर माना जाता है कि हाइड्रोकार्बन की एक तरह से उपस्थिति होने की ज़्यादा संभावना है। तो चट्टानें थोड़ी सी पोरस और एक तरह से मान के चलिए कि उसमें से तरल के बहने की संभावनाएं प्रबल रूप में रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि नॉन पोरस यानी कठोर रूप में रहे कि आर पार उसमें से प्रवाह हो ही नहीं पाए। हाँ, ये अलग बात है कि मान के चलिए अगर ये हाइड्रोकार्बन का इलाका है तो इसके ऊपर की ये चट्टान जो है ये ऐसी होनी चाहिए कठोर, जिससे कि एक तरह से लिक्विड इसमें से बाहर ना जा पाए। तो इस अनुसार जो आपका तरल का भाग है वो एक विशेष क्षेत्र में ही बना रहता है, जिससे कि ड्रिलिंग करके हम यहाँ से इसको एक तरह से प्राप्त कर पाते हैं। तो जिन क्षेत्रों में हाइड्रोकार्बन ज़्यादा बड़े पैमाने पर एक तरह से रहता है तो वहाँ पर माना जाता है कि चट्टानी भाग थोड़ा सा पोरस होना चाहिए, जिससे कि लिक्विड का फ्लो आसानी से हो पाए, या अर्ध तरल भी अगर हम कहें तो उसका आसानी से फ्लो हो पाए। तो जब भी हम हाइड्रोकार्बन की प्रमुख रूप से बात करते हैं तो आप देखें लाखों साल की जो स्थिति है उसमें माना जाता है कि पृथ्वी का जो क्रस्ट है उसमें हीट यानी तापमान और दाब की जो स्थितियाँ हैं उसमें आप देखें कि जो भी एक तरह से अगर हम जैविक एक तरह से हिस्सों की बात करते हैं, यानी जब हम जैविक भाग की प्रमुख रूप से बात करते हैं तो उसमें हम पेड़ पौधों को तो लेते ही हैं, साथ साथ हम जीव जंतुओं की भी एक तरह से बात करते हैं। इसीलिए आप देखें कि हाइड्रोकार्बन का जो बड़ा हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल। तो ये एक तरह से आप देखें कि दबते गए अलग अलग परत पर, तो परत की परत ऊपर से आती है तो निचला हिस्सा रहता है उसमें एक तरह से आप देखें कि जो भी डिकम्पोजिशन हुआ, जो परिवर्तन हुआ, तो उससे हाइड्रोकार्बन का एक तरह से निर्माण हुआ। तो प्रमुख रूप से आप कह सकते हैं कि जो अवसादी चट्टानें यानी अगर हम बात करते हैं सेडिमेंट्री एक तरह से जो डिपॉजिट है, तो अवसादी चट्टानों में प्रमुख रूप से इसके जो भंडार हैं वो बेहतर रूप में आपको दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरह से अवसाद जो जमा होते हैं तो निचली जो परत होती है उसमें जो भी केमिकल या फिजिकल जो कंपोजिशन का चेंजेस आते हैं उस अनुसार आप देखें कि चाहे कोयले की बात करें या कच्चे तेल की बात करें या प्राकृतिक गैस है उसके निर्माण की स्थितियाँ बनती हैं। तो ये प्रमुख रूप से आप देखें हाइड्रोकार्बन की स्थिति एक तरह से रहती है। अब इसके लोकेशन की अगर हम बात करें तो प्रमुख रूप से देखा यह जाता है कि जब भी हाइड्रोकार्बन की बात होती है तो हाइड्रोकार्बन में प्रमुख रूप से देखा जाता है कि एक तरह से कैरोजन मिलना चाहिए, और ये एक तरह का आप देखें कि जैविक पदार्थ होता है और थक्के या कह सकते हैं लंप के रूप में रहता है। यानी आप कह सकते हैं कि लिक्विड या कह सकते हैं सॉलिड का, यानी आप सेमी लिक्विड कह सकते हैं। सेमी लिक्विड एक तरह से थक्के के रूप में ऑर्गेनिक जो मैटर होता है, जो जैविक पदार्थ होता है, वो होता है कैरोगन, और उसी से आप देखें प्रमुख रूप से हाइड्रोकार्बन की एक कह सकते हैं कि अनुमान मिलता है और वो प्राप्त किया जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण एक शब्द है, इसको जरा आप यहाँ पर ध्यान रखें। और माना यह जाता है कि कभी कभी जैसे झीलों में जो भी आपका डिपॉजिट रहता है उसकी अगर हम बात करें, या जो भी समुद्री यानी जो भी आपके अगर हम समुद्री एक तरह से जीवों की बात करें उनका जो भी इकोसिस्टम है, या स्थल पर हो सकता है, तो स्थल का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि आप देखें कच्चे तेल के बहुत सारे हमारे जो भंडार हैं वो हमारे एक तरह से, जैसे अगर हम राजस्थान के बाड़मेर की एक तरह से बात करते हैं तो वहाँ पर आप देखें कि प्रमुख रूप से जो स्थल का भाग है वहाँ पर हमें प्राकृतिक गैस या जो भी पेट्रोलियम के भंडार मिले हुए हैं, जबकि समुद्री क्षेत्र में आप देखें तो जैसे हमारा बॉम्बे हाई का भाग है, तो आप ये ध्यान रखें कि समुद्री संसाधन का भाग भी हो सकता है, यानी तीनों हिस्से हो सकते हैं, स्थल का भाग भी हो सकता है, समुद्री भाग में तो महत्वपूर्ण रूप में पाया ही जाता है, साथ साथ आप देखें कभी कभी किसी झील का बड़ा एक तरह से मराकाइबो झील की अगर हम बात करें तो मराकाइबो झील भी एक तरह से एक बड़ा कह सकते हैं संसाधन माना जाता है पेट्रोलियम रिजर्व का। तो यहाँ पर आपके लिए प्रश्न है कि अगर हम मराकाइबो लेक की एक तरह से बात करें तो यहाँ पर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मराकाइबो झील किस देश में एक तरह से स्थित है और इस देश के पेट्रोलियम भंडार का प्रमुख हिस्सा यहाँ पर माना जाता है। तो झील के हिस्से में भी आप देखें इस तरह से संसाधन हो सकते हैं। तो प्रमुख रूप से कैरोगन के माध्यम से पता लगाया जाता है कि एक तरह से हाइड्रोकार्बन की स्थिति हो सकती है या नहीं हो सकती है। और वहाँ तक एक्सेस करने के लिए आप देखें प्रमुख रूप से ड्रिलिंग को एक तरह से अपनाया जाता है। तो सामान्य तौर पर करने का तरीका ये है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक तरह से भंडार का भाग है, तो यहाँ से ड्रिलिंग प्रमुख रूप से की जाती है, और ड्रिलिंग के माध्यम से कोशिश ये की जाती है कि जो भी एक तरह से आपके हाइड्रोकार्बन के अवशेष हैं वो एक तरह से अगर पता लगते हैं तो वो यहाँ पर एक तरह से ड्रिलिंग के माध्यम से, और ड्रिलिंग करने में कोशिश ये की जाती है कि आसपास के क्षेत्र में, क्योंकि मान लीजिए अगर हाइड्रोकार्बन है और ड्रिलिंग करने से हम यहाँ पहुँच गए तो ये लीकेज हो सकता है, तो उसको रोकने के लिए, क्योंकि आगे चलकर हम इसी एक तरह से हाइड्रोकार्बन को बाहर निकालेंगे, तो कोशिश ये की जाती है कि ये जो एक तरह से ड्रिल करने के लिए यहाँ पर एक कह सकते हैं केसिंग, जैसे लोहे का या स्टील का जो भी केसिंग मतलब एक तरह से ढांचा या पाइप कह सकते हैं अंदर डाला जाता है। तो ये मान के चलिए छोटा पाइप यहाँ पर डाला हुआ है, और इसके चारों ओर अगर हम देखें ये जो हिस्सा बचा हुआ भाग है थोड़ा, इसमें एक तरह से सीमेंट डाल दिया जाता है। तो सीमेंट यानी छोटे हिस्से में सीमेंट और अंदर की तरफ से पाइप है,
तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये सीमेंट का हिस्सा है और ये एक तरह से अंदर पाइप का भाग है। तो ये जो सीमेंट का भाग है ये पूरी तरह से कठोर रूप में इसको जाम कर देता है। इससे होता ये है कि अगर मान के चलिए कि हम यहाँ से इस ड्रिलिंग पाइप के माध्यम से जब भी हाइड्रोकार्बन निकालेंगे तो वो आसपास के एरिया में जाकर, चाहे वाटर के सोर्स है जो भी भाग है, उसमें किसी तरह से कंटेमिनेशन नहीं करता है। तो हाइड्रोकार्बन में जब भी ड्रिलिंग की जाती है इसका प्रमुख रूप से ध्यान रखा जाता है। तो ड्रिलिंग का जो भी हाइड्रोकार्बन तक एक्सेस करने का तरीका प्रमुख रूप से ये रहता है। आज के समय में हम देखें तो अलग अलग तरीके की मॉडर्न जो ड्रिलिंग तकनीक है उनका उपयोग किया जाता है और कोशिश प्रमुख रूप से ये की जाती है कि जो भी एक तरह से क्षेत्र है वहाँ से हाइड्रोकार्बन को प्राप्त करने में किसी तरह का कंटेमिनेशन आसपास के एरिया में ना हो। यहाँ पर अगर हम हाइड्रोकार्बन के एक्सट्रैक्शन की प्रमुख रूप से बात करें तो हाइड्रोकार्बन के एक्सट्रैक्शन के संदर्भ में आप देखें, माना यह जाता है कि जो उत्पादन की स्थितियाँ होती हैं वो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तीन कह सकते हैं कि भागों में मानी जाती हैं। अगर हम प्राइमरी एक तरह से बात करें तो ये एक तरह से नेचुरल प्रोसेस है। इन नेचुरल प्रोसेस का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर, जैसे मान के चलिए इस जगह पर ऐसे हम मान लेते हैं, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ पर प्रेशर कम है, तो हमेशा आप ये समझते हैं कि अधिक दबाव से कम दबाव की ओर कोई भी तरल, वायु, जो भी कह सकते हैं सेमी लिक्विड, उसका फ्लो होता है। तो यहाँ पर प्राकृतिक रूप में ये देखा जाता है कि अगर सबसे प्राइमरी तरीका ये है कि अगर कहीं पर दबाव का अंतर है तो अधिक दबाव में कहीं हाइड्रोकार्बन है तो कम दबाव की ओर उसका फ्लो हो होता है, उसको बाहर एक तरह से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर अगर दबाव ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, तो ये फ्लो होगा और यहीं से एक तरह से हम ड्रिलिंग करके हाइड्रोकार्बन को आसानी से बाहर प्राप्त कर लेंगे। हमें आर्टिफिशियल बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की इसमें आवश्यकता नहीं रहती है। तो ये कह सकते हैं कि जितना भी कच्चा तेल मिलता है उसका 15% भाग आप देखें प्राथमिक यानी तरीके से आता है। तो एक महत्वपूर्ण बिंदु आप इसे ध्यान रखें। तो जब हम प्राथमिक एक तरह से सोर्स की बात करते हैं जिसमें दाबांतर को देखा जाता है, तो यहाँ पर प्रमुख रूप से दाबांतर या प्रेशर डिफरेंस देखा जाता है और कुल कच्चे तेल के एक्सट्रैक्शन का 15% इसी माध्यम से होता है। दूसरा तरीका आप देखें सेकेंडरी मेथड होता है। इसमें एक तरह से देखें आर्टिफिशियल रूप से आप देखें, माना यह जाता है एक तरह से कुछ वाटर का हिस्सा एक तरह से यहाँ पर ड्रिल किया जाता है, एक तरह से उसको इंजेक्ट किया जाता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये ड्रिल करके आप देखें इसमें वाटर एक तरह से थ्रो किया जा रहा है और यहाँ पर प्रेशर जब बढ़ेगा तो यहाँ पर एक पाइप के माध्यम से इसे ऊपर की तरफ हाइड्रोकार्बन को पुश किया जाता है। तो आर्टिफिशियल तरीके से आप एक तरह से प्रेशर को बढ़ा रहे होते हैं। तो ये एक तरह से द्वितीयक या सेकेंडरी यहाँ पर मेथड होता है और इससे आप देखें सबसे ज़्यादा 45% एक तरह से कच्चा तेल या कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन प्राप्त किया जाता है। टर्शरी या तृतीयक माध्यम में रहता है। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर माना जाता है कि जो कुएं के बचा खुचा भाग है उसमें और प्रेशर एक तरह से दिया जाता है और इसमें अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा भाप का उपयोग किया जाता है, यानी यहाँ पर आप देखें स्टीम का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो कुछ कह सकते हैं कुएं के जो बचे कुचे भाग होते हैं, तो अंतिम रूप में आप कह सकते हैं अगर ऑयल वेल में से कच्चा तेल लास्ट एक तरह से चरण में निकाला जा रहा है, मान लीजिए 15-20 साल का समय निकल चुका है, तो स्टीम या भाप एक तरह से इंजेक्ट किया जाता है। तो ये जो भाप होती है तो ये आपका तृतीयक कह सकते हैं हिस्सा होता है जिसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है और कुल जो भी कच्चा तेल या हाइड्रोकार्बन का बड़ा हिस्सा है 15% हिस्सा आप देखें इस रूप में भी प्राप्त किया जाता है। तो उसमें स्टीम या भाप को एक तरह से इंजेक्ट किया जाता है और भाप जब पहुंचता है तो यहाँ पर जो भी कह सकते हैं कि आपका सेमी लिक्विड रूप में आपका हाइड्रोकार्बन का भाग है वो गर्म होता है और आप देखें कि फ्लो के रूप में इसे ऊपर आपका एक तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये सामान्य आपके 3 बड़े तरीके हैं जो अपनाए जाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब जो भी एक तरह से ऑयल वेल आपके समाप्त हो गए तो माना जाता है कि बहुत जगह ऑयल वेल जो रहते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, तो कोशिश ये की जाती है, कॉमन एक तरह से तरीका ये रहता है कि जो ऑयल वेल होते हैं उनको प्लग कर दिया जाए। जैसे मान के चलिए कि अगर ये ऑयल वेल है, इसमें से एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है, तो कुछ समय के बाद इसमें एक तरह से प्लग करके इसको बंद कर दिया जाए। तो यहाँ पर सामान्य तरीका ये माना जाता है कि प्लग करना एक तरह से यहाँ पर एक टेम्परेरी एक तरह से तरीका रहता है, क्योंकि कोई भी एक तरह से जो ऑयल वेल है हो सकता है कि आपने उसको एक तरह से डिकमीशन कर दिया है कि अब इसमें से कच्चा तेल नहीं निकालना है, लेकिन वो अस्थायी रहता है क्योंकि आगे चलकर संभावना उसमें हो सकती है। तो इसीलिए अस्थायी रूप में उसको प्लग किया जाता है, उसको बंद किया जाता है और ये धीरे धीरे एक तरह से आप देखें माना जाता है कि ये यहाँ पर नष्ट होता रहता है, जो प्लगिंग की जो बंद किया गया है, और उस आधार पर माना जाता है कि बड़े पैमाने पर इस तरह के जो भी पुराने ऑयल वेल होते हैं उनमें से एक तरह से माना जाता है कि बड़े पैमाने पर कुछ उत्सर्जन होता है, खास तौर से मीथेन उत्सर्जन इसमें से बड़े पैमाने पर होता है और ये एक बड़ी समस्या की स्थिति मानी जाती है। आप देखें 2018 का अध्ययन क्या कहता है कि 9000 जो ऑयल फील्ड है उसमें से अलग अलग 90 देशों में आप देखें 1.7 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन आपका यहाँ पर होता है।
और ये 2015 का आंकड़ा है। तो ये क्या दिखा रहा है कि बहुत सारे आपके ऐसे ऑयल वेल होते हैं जहाँ पर बेहतर तरीके से उनका प्रबंधन अगर नहीं किया गया कच्चा तेल निकालने के बाद, और प्लगिंग सही से नहीं की गई है, प्लगिंग के बाद धीरे धीरे प्लगिंग जब हट रही होती है तो माना यह जाता है कुछ मीथेन वहाँ से उत्सर्जित तो होता है, और वो बड़े पैमाने पर आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की स्थितियाँ भी आगे बढ़ा सकता है। तो अगर इम्प्रॉपर रूप में आपने जो भी ऑयल वेल है उसको एक तरह से छोड़ा हुआ है तो उसमें से मीथेन का उत्सर्जन हो सकता है। साथ साथ अगर हम देखें CO2 उत्सर्जन भी होता है, ये यहाँ पर आपका आंकड़ा दिया ही गया है। और CO2 मीथेन दोनों ही आप देखें एक तरह से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करते हैं। तो इसीलिए जो ऑयल वेल आपके छोड़े जाते हैं यूज़ करने के बाद उसमें बेहतर रूप में उसके प्रबंधन की ज़रूरत है, अन्यथा CO2 और मीथेन उत्सर्जन के वो एक केंद्र के रूप में हो सकते हैं और ग्लोबल वार्मिंग के सेंटर भी या ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी बनते हैं। तो मुख्य परीक्षा के कुछ प्रमुख जो आर्टिकल थे वो हमारी चर्चा यहाँ पर समाप्त होती है। प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में हमारा जो एक आर्टिकल है उसको हम देखते हैं, और ये आर्टिकल प्रमुख रूप से होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन के बारे में बात कर रहा है। देखिए, जब हम थोक मूल्य सूचकांक की बात करते हैं तो आपको कुछ आंकड़े प्रमुख रूप से समझने की जरूरत है। जब हम थोक मूल्य सूचकांक की बात करते हैं तो नाम आप देखें यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया ही गया है। थोक मूल्य सूचकांक का मतलब कि एक तरह से हमारा जिस सामान को खरीदते हैं वो क्या होता है, खुदरा। यानी जब हम बात करते हैं खुदरा मुद्रास्फीति तो उसे निकालने का तरीका क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। और जब हम एक तरह से बात करते हैं कि थोक मूल्य सूचकांक यानी व्यापारी जिस पर एक तरह सामान को लेकर उपभोक्ता को देगा, तो थोक के संदर्भ में आपका लिया जाता है थोक मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब थोक मूल्य सूचकांक केवल आपका वस्तुओं पर आधारित है, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वस्तु और सेवा दोनों पर आधारित है, थोड़ा अंतर है। तो थोक मूल्य सूचकांक में आप देखें केवल वस्तुएं ली जाती हैं और इसमें 3 कैटेगरी रहती हैं। पहला आपका एक तरह से रहता है प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें आप देखें लगभग 20-22% का योगदान होता है इसका। दूसरा आप देखें ईंधन और एक तरह से विद्युत के साधन होते हैं, और तीसरा आप देखें विनिर्माण होता है, ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है। विनिर्माण आप देखें लगभग 64% का योगदान करता है, और अगर हम बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र का लगभग 20 से 22% का इसका योगदान रहता है। और प्राथमिक क्षेत्र में आप देखें कि खाद्य वस्तुएं प्रमुख रूप से शामिल होती हैं। तो जब हम थोक मूल्य सूचकांक की बात करते हैं तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो भी एक तरह से यहाँ पर होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन है उसमें अगर हम देखें तो वो वहाँ पर एक स्थिति को बढ़ता हुआ दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन है यानी थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर जो मुद्रास्फीति है उसमें अगर हम देखें फरवरी आंकड़ा 0.2% था, लेकिन यही आंकड़ा मार्च में 0.53% पहुंच चुका है। और इसमें माना यह जा रहा है कि जो फूड इंडेक्स है, जो खाद्य वस्तुओं का योगदान है, वो लगभग 4.65% बढ़ा हुआ है। जिसमें अगर हम अनाज की बात करें तो 12 महीने का उच्चतम एक तरह से महंगाई है 9% के ऊपर, जिसमें अगर हम देखें धान 11.7%, आलू की बात करें 53% और प्याज 57% सबसे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और आप भी अपने आसपास इस तरह के मूल्यों को बढ़ता हुआ देखते हैं तो आपको अनुमान खुद भी लगता होगा। यहाँ पर यह भी आप ध्यान रखें, अगर हम दालों के संदर्भ में देखें और सब्जियों में एक तरह से माना यह जा रहा है कि जो महंगाई की स्थिति है होलसेल प्राइस इंडेक्स में वो काफ़ी हद तक अभी स्थिर है, लेकिन कुछ सब्जियों में जैसे हमने यहाँ पर देखा है प्याज और आलू, उसमें एक वृद्धि दिखाई पड़ रही है। फ्यूल एंड पावर की अगर हम बात करें तो उसकी तुलना में माना जा रहा है कि जो भी ईंधन और शक्ति के साधन है और साथ साथ अगर हम विनिर्माण की बात करें तो ये जो दोनों हिस्से हैं उनके संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि ये डिफ्लेशन मोड में है, मतलब यहाँ पर मूल्यों में कमी है। तो ये मूल्यों में गिरावट है, लेकिन खाद्य मुद्रास्फीति जो बढ़ रही है, जो प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुएं जो खाने पीने के सामान है वो अगर मूल्य बढ़ाते हैं तो आप देखें कुल मिलाकर थोक मूल्य सूचकांक बढ़ा है। तो अगर हम फरवरी से मार्च में थोक मूल्य सूचकांक को 0.2% से बढ़कर 0.53% होता हुआ देख रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है कि विनिर्माण और ईंधन और शक्ति के साधन वो ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, वो अभी भी मूल्यों में गिरावट दिखा रहे हैं, डिफ्लेशन है देखिए। लेकिन इन्फ्लेशन मूल्य वृद्धि कहाँ पर है, खाद्य वस्तु में, जो प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। तो वो समस्या का सबसे बड़ा बिंदु है। और अब देखें -0.8% की स्थिति में दोनों ही लगभग बने हुए हैं। तो चाहे हम ईंधन और शक्ति के साधन की बात करें या विनिर्माण, वहाँ पर मूल्यों में गिरावट हुई है। अगर हम मंथ यानी मासिक आधार पर देखें तो जो थोक मूल्य सूचकांक है वो 0.5% पहली बार आप देखें 4 महीने में एक तरह से पहुंचा है। और खाद्य मुद्रास्फीति आप देखें मासिक आधार पर 1.01% और प्राथमिक वस्तुओं में 0.9%। तो यहाँ पर ये स्पष्ट रूप से संकेत मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जो खाद्य वस्तुएं, अनाज की बात करें, कुछ सब्जियों की बात करें, उनकी मूल्य वृद्धि एक तरह से खाद्य मुद्रास्फीति को बढ़ाकर थोक मूल्य सूचकांक को बढ़ा रही है। अब देखिए, थोक मूल्य सूचकांक अगर बढ़ा हुआ है तो क्या हमारे लिए भी चिंता की स्थिति है?
अभी सामान्य तौर पर हम नहीं कह सकते, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि थोक मूल्य सूचकांक से ही खुदरा मूल्य बनता है। तो ऐसा नहीं कि थोक मूल्य सूचकांक बढ़ेगा तो खुदरा मूल्य नहीं बढ़ेगा। अगर व्यापारी को कोई सामान 10 की जगह 12 का मिलेगा, तो अगर वो हमको सामान पहले दे रहा था 15 का, तो वो बढ़ाएगा क्योंकि उसको 2 रुपये महंगा मिल रहा है, तो हमें 15 की जगह वो 17 पर देगा। तो थोक मूल्य सूचकांक बढ़ने का मतलब है खुदरा मुद्रास्फीति या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और ये भी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। और अगर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बढ़ता है, इसका मतलब है उपभोक्ताओं पर महंगाई का सीधा प्रभाव पड़ने वाला है। तो यहाँ पर आप देखिए आंकड़ा अभी तो उतना चिंताजनक नहीं है, लेकिन जैसा मध्य पूर्व एशिया की स्थिति है, अगर मध्य पूर्व एशिया में एक तरह से संकट की स्थिति लगातार ऐसी ही बनी रहती है, तो मानकर चलिए कहीं ना कहीं समस्या एक तरह से बढ़ सकती हैं। और उस आधार पर एक तरह से माना जा रहा है कि अगर समस्या की स्थितियां बढ़ती हैं, तो मानकर चलिए कि अगर समस्या ज़्यादा बढ़ती है, तो एक तरह से स्थिति ये हो सकती है कि कहीं ना कहीं जो भी एक तरह से यहाँ पर आपका मूल्य वृद्धि है मिडिल ईस्ट में, क्योंकि ईरान का जो भी एक तरह से हमला हुआ है, उसके बाद एक तरह से आप ध्यान रखें कि इस हमले के बाद अगर इजराइल कार्रवाई करता है, तो मिडिल ईस्ट में अगर एक तरह समस्याएं बढ़ती हैं, तो मानकर चलिए कि समस्या एक तरह से भारत के लिए बढ़ेगी, क्योंकि हम अपना जितना भी एक तरह से आयात की स्थितियां रहती हैं, उसमें 85% आयात का भाग है जो हम अपनी आवश्यकता का कच्चा तेल बाहर से मंगाते हैं, और उसमें भी बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है। तो अगर ईरान एक तरह से संकट की स्थिति ईरान इजराइल की बढ़ती है, तो कच्चा तेल महंगा, तो पेट्रोल डीजल महंगा, उससे परिवहन महंगा, और परिवहन महंगा तो अंतिम रूप में वस्तुओं के मूल्य बढ़ सकते हैं। तो ये भविष्य के लिए हमारी एक समस्या का बिंदु बन सकता है। रिविस्टेड हेडलाइंस में हम देखते हैं, तो हमने पहले भी कल भी इसकी चर्चा करी थी कि जो एक तरह से अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें, यानी हॉर्मुज जल संधि की बात करें, तो वहाँ पर एक तरह से एक जहाज, और ये जहाज एक इजरायली अरबपति का है, जिस पर आप देखें पुर्तगाल का जहाज है, इसमें 17 भारतीय मूल के लोग हैं। और इस जहाज की अगर हम बात करें तो MSC एरियस, और ये अभी एक तरह से नियंत्रण में किसके हैं? ईरान के नियंत्रण में। ईरान ने इसे अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन इसमें भारतीय मूल के जो लोग हैं उनसे मिलने के लिए भारतीय जो राजनीतिक या भारतीय जो भी कह सकते हैं सरकार के प्रतिनिधि हैं, उनको अनुमति दी गई है। और भारत ने ईरान से इसके संदर्भ में बात भी करी है कि जो भी स्थितियाँ उनको और ज़्यादा एस्केलेट न किया जाए, और जो भी भारतीय इस जहाज में फंसे हुए हैं उनकी सुरक्षा की गारंटी एक तरह से सरकार यहाँ पर सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। और यहाँ पर आप देखें कि जो भारतीय विदेश मंत्री हैं उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री से बात भी करी है, तो कहीं ना कहीं वो स्थितियाँ एक तरह से बन रही हैं। तो आज के सत्र को हम लोग विराम दें, उसके पहले मुख्य परीक्षा के जो 2 प्रश्न हैं वो हम देख लेते हैं। वैश्विक भू राजनीति में आर्कटिक क्षेत्र के रणनीतिक महत्व पर चर्चा करें और भारत की विदेश नीति के निहितार्थ की जांच करें। सुझाव दें कि क्षेत्र में वैश्विक शक्तियों के प्रतिस्पर्धी हितों के बीच भारत को अपनी स्थिति कैसे संभालनी रही। तो भारत अपनी स्थिति को कैसे संभालेगा, किस रूप में हमारे प्रयास हो सकते हैं। जैसे हमने नॉर्वे से अपने संबंधों को मजबूत करने की बात करी है, या हम एक तरह से विंटर में मिशन करके अपनी जो साइंटिफिक कैपेसिटी है उसको मजबूत रूप में दिखा रहे हैं, या उत्तरी जो भी एक तरह से मार्ग है, यानी रूस के उत्तर में, यानी आर्कटिक क्षेत्र का जो व्यापारिक मार्ग है, उसमें हम रूस से अपने जो बेहतर संबंध है उसका उपयोग करके उसमें एक तरह से भागीदारी कर सकते हैं। तो ये सब हमारे प्रयास हैं। महत्व उसका क्या है, तो आर्थिक रूप में भी है, सामरिक रूप में भी है, तो वो आपको प्रमुख रूप से बताना है। दूसरा प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और पाकिस्तान के साथ इसके द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में सियाचिन ग्लेशियर के रणनीतिक महत्व का विश्लेषण करें। तो सियाचिन ग्लेशियर की स्थिति, जो भी एक तरह से उसका महत्व लद्दाख के साथ में, साथ साथ एक तरह से जो श्रीनगर ले राष्ट्रीय राजमार्ग है उसकी सुरक्षा, और वो हमारे लिए किस रूप में महत्वपूर्ण है, तो वो एक तरह से आप देखेंगे लद्दाख को शेष भारत से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। तो उस संदर्भ में हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे सैनिकों की जो भी एक तरह से कह सकते हैं आवागमन के लिए या उनकी रसद की सप्लाई के लिए महत्वपूर्ण एक कह सकते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो वो सारे संदर्भ आपको बताने हैं, और किस रूप में हमने मेघदूत के ऑपरेशन मेघदूत के माध्यम से कब्जा किया 84 में, और उस स्थिति को बेहतर रूप में लगातार मजबूत रखा, उसके एक तरह से लाभ हमको किस रूप में मिल रहा है वो देखने की जरूरत है, क्योंकि इससे हम कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में अपने आप को ज़्यादा मजबूत कर पा रहे हैं। तो इसमें आप देखें कि इस तरह के प्रश्न में आपको एक मैप भी ड्रॉ करके सामान्य तौर पर जो स्थिति है सियाचिन ग्लेशियर की उसको स्पष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। तो मैप का उपयोग जरूर यहाँ पर कीजिएगा। तो आज के सत्र को यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। उम्मीद है कि हमने प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के जो भी आर्टिकल चर्चा की है आप बेहतर रूप में समझ पाए हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो ऐसे अधिक से अधिक लाइक के माध्यम से ये बात हमारे तक जरूर पहुँचाएं। जो आपसे प्रश्न पूछे गए हैं और जो 2 प्रश्न आपको मेंस के दिए गए उनको जरूर लिखने का प्रयास करें। आज के सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। कल दोपहर 12 बजे हम अपने समाचार विश्लेषण के सत्र में आप लोगों से पुनः मुलाकात करेंगे। आप सभी अपना बेहतर तरीके से ध्यान रखें। धन्यवाद।